आदरणीय डॉक्टर साहब, पुनः आपको नमस्कार करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और हमारे जो पास्ट एपिसोड में हमने बहुत सारी चर्चा की मानसिक रोगियों के लेकर। मैं पुनः आपका एक बार फिर से परिचय करा दूँ। आप डॉक्टर राहुल देव हैं, जो सागर में पिछले कई सालों से मानसिक रोगियों को लेकर इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगभग काउंसलिंग भी और उन सारे इन रोगों से संबंधित इलाज को लेकर बहुत सारा काम भी कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस शख्स से आपको मिला रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, इनका एक बहुत बड़ा अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में, खासकर स्पेशली फॉर मानसिक रोगियों के क्षेत्र में। और आज हम इन बहुत सारे मुद्दों में बात करेंगे कि जो हमारे समाज में एक बीमारी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसे अपन मानसिक रोगियों के बारे में जानते हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लाएं। इसके लिए मैंने डॉक्टर साहब से बहुत पहले रिक्वेस्ट करा था, जिसका आज समय मिला है हमें, और मैं इसलिए पुनः उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को जनहित के लिए, जनहितार्थ के लिए एक ये प्लेटफॉर्म हमें दे रहे हैं। और आप अपना एक बहुत बड़ा मैसेज तो लोगों के कैसे मुख्य धारा में ला सके इसके लिए बता रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मनोरोगी संबंधी अगर दवाई किसी एक व्यक्ति को असरदार होती है सर, तो वो क्या वही दवाई किसी अन्य व्यक्ति को भी असरदार होगी, ऐसा प्रश्न आया सर, और उसी मात्रा में प्रभावी होगी, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए सर? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि ऐसा देखें कि किसी को मलेरिया है, मलेरिया में बुखार आता है, टाइफाइड में भी बुखार आता है, तो सिर्फ लक्षणों को देख के यदि आप बुखार की दवा लेंगे या मलेरिया की दवा टाइफाइड में खा लेंगे कि हमें मलेरिया में काम आया था, तो वैसा तो होगा नहीं। तो सिर्फ लक्षणों के आधार पे खुद का डायग्नोसिस खुद बना के और उसका इलाज करना ठीक नहीं। कहने का मतलब यह है कि एक दवा यदि किसी के ऊपर असर कर रही है तो हो सकता है उसकी बीमारी अलग हो। ये आपको डायग्नोस से ही पता चलेगा। जी हाँ। जब आप पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर ही बता पाएगा कि इसको कौन सी बीमारी है और कौन सी दवा देना है। हाँ, मतलब हर पेशेंट के लिए अलग दवाई है। हाँ, ऊपरी लक्षण एक जैसा होने का मतलब ये नहीं होता कि बीमारी भी एक ही है। हाँ, अभी सर ग्रामीण अंचल में जो बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेत बाधा, भूत बाधा कि इस तरीके से शायद हो गया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी अपनी मान्यताओं का विषय है, मैं तो बाधाओं को मानता नहीं। लेकिन ऐसे कहा जा सकता है कि ग्रामीण परिवेश के लोग अपने मानसिक बीमारियों की अभिव्यक्ति उस तरीके से करते हैं, या मानसिक रोगों के लक्षणों की अभिव्यक्ति जो होती है उसे बाकी के लोग भूत बाधा या प्रेत बाधा समझ लेते हैं। हाँ, मेरा अपना मानना ऐसा है कि यदि कोई भूत के अस्तित्व को मान रहा है तो शायद वो भगवान के अस्तित्व को भी मान रहा है। तो भगवान किसी के साथ बुरा होने नहीं देंगे। यस सर। सर, एक बार आपने मुझसे बात की थी, मुझे याद है लास्ट में, कि जब भी किसी चीज़ का इलाज कराना हो तो आपको वैद्य के पास ही जाना चाहिए। जैसे आप एक बार मुझे एग्जाम्पल दिया था कि भगवान राम के जो छोटे भाई थे, जब उनका बीमारी हुई थी तो वो वैद्य के पास ही गए थे। तो खुद भी कर सकते। हाँ, खुद भी कर सकते थे। तो भगवान ने भी हमें ये बताया है, ये एक वो दिया है, मैसेज दिया है कि जब भी आप बीमार हों तो सर्वप्रथम आप वैद्य के पास ही जाएं, जहाँ इलाज होता है, और वही ही उचित उपचार कर सकते हैं। चमत्कार की अपेक्षा ना करें। हाँ। तो वही मैं सर आपसे जानना चाहता था कि इसमें भूमिका क्या होनी चाहिए कि ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं या किसी भी शहर के अंचल के लोग हैं, यस सर, उन्हें अपने निकटस्थ मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाके मरीज को उसको दिखा के और उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सर, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनिशियली मानसिक जो चिकित्सक है वो उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे पेशेंटों को क्या करना चाहिए सर? यदि स्पेशलिस्ट उपलब्ध भी नहीं है तो वहाँ उपस्थित जो डॉक्टर हैं वो बेसिक ट्रीटमेंट तो जानते ही हैं। यस सर। मतलब उनसे मिलके और उनसे प्राइमरी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यदि उससे आराम नहीं लगा तो
या इलाज संभव नहीं हो सका तो वे डॉक्टर स्वयं ही रेफर कर देते हैं ऊपर के सेंटर्स के लिए। हाँ, मतलब प्राइमरी लेवल पे आप इलाज वहाँ करा लें। सबसे पहले आप निकटवर्ती जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आप इलाज करा लें, और उसके बाद वहाँ से आप नेक्स्ट हॉस्पिटल के लिए जो उससे अपर लेवल वो आपको सजेस्ट यदि ज़रूरत पड़े तो। हाँ, और यदि ठीक हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अभी सर सरकार के माध्यम से आपने बताया कि कुछ योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से बहुत कम पैसे आप सर आयुष्मान कार्ड अच्छा की योजना तो सर्वविदित है ही। अच्छा, मतलब आयुष्मान कार्ड में ये मानसिक रोगी आते हैं सर? हाँ, उनको भर्ती करके इलाज जब तक किया जाता है तब तक आते हैं। अच्छा, तो उसमें मतलब आप बहुत कम पैसे में, मिनिमम पैसे में, ना के बराबर पैसे में इस तरीके के जो मानसिक रोगी पेशेंट उनका इलाज आयुष्मान के अंदर जो गरीब हैं, जिनका खर्चा इलाज का घर वाले नहीं उठा सकते हैं, हाँ, उनके लिए ये रास्ता खुला है। आयुष्मान से वो इलाज करा सकते हैं। हाँ, जब तक भर्ती रहेगा तब तक का सारा इलाज आयुष्मान के अंदर होगा। एक सर भ्रांति है जो कि हर एक मानसिक रोग की अगर कोई असरदार दवाई है तो वह नींद की दवाई है या चिंता प्रतिरोधी दवाई है। इस तरीके के लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि जितनी भी दवाइयाँ मानसिक रोगियों को मिलती हैं वो सब नींद की दवाइयाँ होती हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे ये आधारहीन विचार है और जो पिछले काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि बीमारी में या बीमारी के लक्षणों में बदलाव लाने वाली जितनी दवाएं हैं उनमें से ज़्यादातर दवाओं का ये माइल्ड साइड इफ़ेक्ट होता है कि थोड़ी नींद ज़्यादा आती है, लेकिन नींद लाना या सुला देना ये इलाज नहीं होता। बीमारी की प्रक्रिया को अंदर से बदलना ये सही इलाज होता है और वही वो दवाएं करती हैं। लोगों को ये भी भ्रांति होती है कि चूँकि ये नींद की दवाएं हैं तो इनकी आदत उन्हें लग जाएगी, लेकिन वैसा नहीं होता है। बीमारी की प्रक्रिया को बदलती हैं। असल बात तो ये है कि मनोरोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो आदत छुड़ाते हैं, नशा छुड़ाते हैं, नशा लगाते नहीं हैं। हाँ सर, इस तरीके की भ्रांतियाँ हैं लोगों को कि इस तरीके की दवाइयाँ उनको कंटिन्यू चलेंगी, कई साल चलेंगी, तो ऐसा ना वो आदी हो जाए। तो ये भ्रांतियाँ लोगों को इस कारण से भी कई सारे लोग उपचार के लिए रह जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, सारे लोग तो सिर्फ इतना सोच के रह जाते हैं कि जिंदगी भर दवा कौन खाएगा। हाँ, घर में ही बैठे बैठे सोच लेते हैं कि डॉक्टर हमको नींद की दवा देगा और फिर हमें आदत लग जाएगी। जो कि ये कहीं से कहीं तक नींद की दवा नहीं है कहीं है। ये आपके उपचार का एक माध्यम है। जी हाँ, जिसमें कुछ समय के लिए आपको नींद आती है या कुछ समय के लिए आपको ठीक होने के लिए 8 से 10 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर को दवा से एडजस्ट होने में उतना समय लगता है। और उसके बाद एडजस्टमेंट नहीं होता है तब तक ये परेशानी आ सकती है। 90% लोगों की ज़्यादा नींद आने की जो समस्या है दवाओं को चालू करने के बाद, वो 3 से 4 दिन या किसी की हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाती, वापस नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल अपनी लाइफ जीने लगते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि जिनकी 8 से 10 हफ्ते तक ये परिस्थिति चली, पर बाद में वो अपने आप बंद हो भी जाता है। हाँ, ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है। हाँ, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उनको समय समय पे कितना लंबा ट्रीटमेंट लगेगा, कितना डोज लगेगा, उसके अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ से कहीं से कहीं, हाँ, कौन सी है, तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक नशे की दवा नहीं है, कहीं से कहीं तक ऐसी दवा नहीं है कि जो आपको उम्र भर लेनी पड़ेगी, और कहीं से कहीं तक ऐसी कोई भी नहीं है जिसकी आदत आपको पड़े। तो चलो, ये एक आपने बहुत बड़ी भ्रांति दूर करी। अच्छा, इसमें एक डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी बात है कि मानसिक रोग के उपचार का दायित्व मनोरोगी, मनोचिकित्सक एवं अस्पताल के कर्मचारियों तक ही सीमित है। एक ये भ्रांति है जी। तो इसको सर कैसे अपन समझेंगे? मनोरोग होने के कई सारे कारण होते हैं, जिसको मोटे तौर पे हम लोग जेनेटिक और एनवायरनमेंटल ऐसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो जैसे जेनेटिक जो कारण है वो उस व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए रहते हैं, और एनवायरनमेंटल कारण उसके परिवार और आसपास के लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। तो उस व्यक्ति का यदि रोग इन सब परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है तो उन परिस्थितियों को बदलने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की है। डॉक्टर सलाह दे सकता है, बता सकता है, प्रेरित कर सकता है और घर वालों को उचित दिशा दिखा सकता है कि किस तरह का व्यवहार रोगी से करना चाहिए ताकि उसके इलाज में फ़ायदा हो। उसके साथ कतई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसके बीमारी को ठीक होने में ज़्यादा परेशानी हो। उदाहरण के तौर पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक रोगी
जिस समय अपने आपे में नहीं होते और चीखते या चिल्लाते हैं तो उनको मारते हैं या शरीर पे दाग दे देते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं उस मानसिक रोगी को और ज़्यादा डरा देती हैं, तो जिसकी वजह से वो समाज के अंदर वापस आने की इच्छा नहीं रखता। कई बार लोग की वजह से वो कुछ समय तो समझ नहीं पाता, लेकिन ठीक होने के बाद जब उसे याद आता है कि जब मेरी तबीयत गड़बड़ थी तब समाज ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मेरे अपने करीबियों ने कैसा व्यवहार किया, तो उसकी ठीक होने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, मतलब मानसिक रोगी को डिप्रेशन के जाने के बाद उसका जो ठीक होने का रोल है वो दोनों पे निर्भर करता है। हाँ। जितना कि हमारा समाज और फैमिली उतना ही डॉक्टर। जी हाँ। जब दोनों का कॉम्बिनेशन एक रहेगा, मतलब दायित्व दोनों का तो उतना ही है जितना ही डॉक्टर का दायित्व है, हॉस्पिटल का दायित्व है, का उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा, और समाज का भी। हाँ। हमारे समाज को भी ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि वो इस तरीके के पेशेंट को इस तरीके से ट्रीट करें या उनसे बात करें, उनसे ऐसा व्यवहार करें जैसा कि वो नॉर्मल व्यक्ति को। हाँ, ताकि वो मुख्य धारा पे जल्दी आ सके। हाँ, उनकी परेशानी को समझें, ये जाने कि ये बीमारी की वजह से ऐसा व्यवहार कर रहा है। यस। यदि इसकी बीमारी ठीक हो जाए तो जैसा व्यवहार ये अभी बीमारी के दौरान कर रहा है वैसा नॉर्मल होने पे नहीं करेगा। तो इस तरीके से जानकर फिर उससे व्यवहार करें। इस तरीके के पेशेंट से सिंपैथी की आवश्यकता है। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी की। हाँ, अच्छा, एम्पैथी सर मतलब क्या बोल सकते हैं? एम्पैथी का मतलब उसके, आप और हम ऐसा कहते हैं ना कि मेरा जूता कहाँ काट रहा है वो तुमको तब पता चलेगा जब तुम मेरे जूते में पैर रखोगे। यस। तो वैसा ही अपने को उसकी जगह रखना पड़ेगा, रख कर और फिर 5 मिनट आंख बंद करके सोचेंगे। ये समाज को भी सोचना पड़ेगा सर। हाँ। हमारे पूरे समाज को सोचना पड़ेगा कि एक हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये, और इसके सहानुभूति ना दिखाएं। हाँ, सिर्फ एम्पैथी दिखाकर ही काम चल जाएगा। हाँ, कि इसको हमें मुख्य धारा पे लाना है। हाँ। जितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे डॉक्टर्स और पूरी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट की है, उतनी ही सारी जिम्मेदारी हमारे समाज और हमारे फैमिली मेम्बर्स की भी है इस पेशेंट को लेके। जी। तभी हम इन लोगों को मुख्य धारा पे ला सकते हैं। सर, इसी बीच में मैं ये पूछना चाहूँगा कि मनोरोग की चिकित्सा में मनोरोग प्रतिरोधी आधुनिक दवाइयों की भूमिका की महत्वता कहाँ तक रखी जाती है, इस पर भी थोड़ा सा जानकारी दें। क्योंकि अब नई नई दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में पास्ट की अपेक्षा। अभी एक बहुत बड़ी चीज़ सर काउंसलिंग होने लगी है, इसका कितना बड़ा रोल है सर? काफ़ी रोल है इसका। बीमारियों को उसकी सीवियरिटी के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड आदि अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। तो जो माइल्ड या मॉडरेट वैरायटी की बीमारियां होती हैं उनको अलग अलग तरीके की साइकोथेरेपी से ही ठीक किया जा सकता है, यदि मरीज और उसके घर वाले तैयार हों तो। अन्यथा दवाइयाँ तो हैं ही। काउंसलिंग एक तरीके की साइकोथेरेपी है, बहुत अलग अलग तरीके की साइकोथेरेपीज में से, तो उसको भी ट्राई किया जा सकता है। दवाइयों का महत्व बहुत है। यदि आप बाकी कुछ नहीं करना चाहते तो दवा खाना है बहुत आसान उपाय है। अभी सर जैसे मैं बात करूं आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले जब हम मानसिक रोगियों को ले जाते थे तो बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट थे, लिमिटेड लोग थे ट्रीटमेंट के लिए। आज अगर आप कंपैरिजन करें लास्ट 10 साल पहले और अभी से, तो कितना अंतर है सर? अप्रोक्सीमेटली हर महीने कोई ना कोई नई दवा लॉन्च होती है फार्मा की फील्ड में। आप भी जुड़े हुए हैं। यस सर। आपको भी ये मालूम है कि उसमें से लगभग आधी दवाइयाँ ऐसी हैं जो दिमाग पे असर करने वाली हैं। तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली दवाओं की वैरायटी मानसिक रोग से संबंधित है। मतलब मेरा सर ये कहने का मतलब था कि जब 10 साल पहले के इलाज और आज का इलाज कितना आसान हो गया है सर। मतलब पहले आसान हो गया है। दवाइयों की अवेलेबिलिटी सर, दवाइयों की अवेलेबिलिटी से भी, दवाइयाँ सब जगह अवेलेबल भी हैं, सरकार भी मदद कर रही है। कई जगह मेडिकल कॉलेजेस में, जिला अस्पताल में फ्री में दवाइयाँ भी मिल रही हैं। और जो नई दवाइयाँ हैं वो भी कम दामों पर उपलब्ध हैं भारत में, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर यहीं की यहीं प्रोड्यूस होती हैं। हाँ सर, मतलब क्योंकि आज के जो 10 साल पहले सर दवाइयाँ मिलना आसान नहीं था, ट्रीटमेंट मिलना आसान नहीं था। इम्पोर्ट होती थी सब दवाइयाँ। यस सर। अच्छा, इम्पोर्ट होते थे आज के 10 साल पहले। बेसिक केमिकल्स होते थे वो चाइना से या बाहर से इम्पोर्ट होते थे, और यहाँ आके उसकी गोलियाँ या टैबलेट या कैप्सूल बनते थे। मतलब इस तरीके के पेशेंट को आज के समय पे अगर आप इलाज देना चाहें तो बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय में, और बहुत पास में आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके, नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके इलाज संभव है। और यदि बाहर से इलाज करवा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, तो भी 10 साल की अपेक्षा आज की तारीख में
वो इलाज काफ़ी सस्ता हो चुका है। एक अपन ओरेंजापिन का ही उदाहरण ले तो 10 साल पहले वो 10 मिलीग्राम की गोली 16 या 18 रुपए की एक गोली आती थी, और आज वही गोली 4 रुपए 70 पैसे की अवेलेबल। मतलब सरकार भी इस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है कि हाँ। दवाइयाँ बहुत सस्ती कर दी गई हैं, हाँ। ताकि लोग इसमें इलाज करा सके। तो यहाँ पे दोनों की भूमिका, जैसे अभी पास्ट में मैंने आपसे बात करी कि जितनी भी सामाजिक भूमिका है, फैमिली मेंबर्स की भूमिका है, उतनी डॉक्टर की भूमिका है, उतनी ही गवर्नमेंट भी रोल प्ले कर रही है। बस हमें ज़रूरत है सही समय पे ऐसे रोगियों का इलाज कराने की। हाँ, यानी पहले से 3 चीज़ें काफ़ी सुधर गई हैं। अवेलेबिलिटी दवाओं की और डॉक्टरों की, यस सर, यस सर, यस एक्सेसिबिलिटी यानी आप उन्हें आसानी से उन तक पहुंच सकें, यस सर, यस सर। इसीलिए उनकी नियुक्तियां भी सिविल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रही हैं। और तीसरी अफोर्डेबिलिटी, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो सरकारी अस्पताल में भर्ती होकर और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। यस सर, यस सर। और जो लोग वैसा नहीं कर रहे हैं उनको ओपीडी में भी दिखा के और मुफ्त की दवा तो मिल ही रही है सरकार की तरफ से, और जो अंदर से नहीं इलाज करवाना चाहते उनको बाहर भी दवाएं सस्ते में उपलब्ध हैं। यस सर, यस सर। और सबसे बड़ा चीज़ सर इसमें दवाइयों का क्या रोल है, मतलब अगर पेशेंट दवाई टाइम टू टाइम ले रहे हैं तो मानसिक रोग हाँ धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर वो टाइमली दवाई लेते हैं। हाँ, तो ये टाइमली दवाई लेना, सलाह लेने के डॉक्टर की सलाह के अनुसार यदि वो दवा ले रहा है हाँ, और उसमें अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं कर रहा है तो उस पर ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, लेकिन हम लोगों का एक्सपीरियंस इसके एकदम उल्टा होता है। अच्छा, कैसे सर? कुछ समय तक तो मरीज और घर वाले बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। यस सर, यस। और जब लक्षण कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं हाँ हाँ तो ऐसा समझने लगते हैं कि बीमारी जड़ से ठीक हो गई है। हाँ 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 हाँ, ये सर बहुत बड़ी बात आपने बीमारी बोली। में अंदरूनी बदलाव आ गया है। और फिर किसी पड़ोसी के या चाचा या मौसी के कहने पे दवा बंद कर देते हैं। उस समय ये नहीं सोचते हैं कि जिसने दवा बंद करने की सलाह दी है वो बीमारी के बारे में या उसके इलाज के बारे में ज़्यादा जानता है, या जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं वो ज़्यादा जानता है। ये सर एक बहुत बड़ी भ्रांति है। केसेस बिगड़ के जब वापस आते हैं तो उन्हें संभालना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सर आपका ये कहना है कि जब तक आप जिस डॉक्टर के संपर्क में हैं, जिससे भी आप अपना इलाज करा रहे हैं, वहाँ पे जब तक डॉक्टर न बोले तब तक आपको इलाज बंद नहीं करना है। हाँ, है ना, क्योंकि आप किसी के आपके पड़ोसी या किसी के कहने से आप दवाइयाँ मत बंद करें। सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये कितना सर, मतलब लगभग मिनिमम इस तरीके के पेशेंट को कब तक अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए? डॉक्टर से पूछें कि बीमारी क्या है, दवा लगभग कब तक चलेगी, क्या चलेगी, Yes. और इसको बंद करने का टाइम कब आएगा। Yes, मतलब पूरी जानकारी डॉक्टर आपको देगा। जो आपका चिकित्सक होगा हाँ, आपके मरीज का, वो मरीज को जांचने के बाद आपको बता पाएगा। तो जो कुछ भी बताएगा उसे आपको ध्यान से सुन के और याद रखना चाहिए, और समय समय पे यदि आपकी कोई शंकाएं हैं तो वो डॉक्टर से बात करके उसको क्लियर कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि इस तरीके के इलाज में सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि परिवार की क्या रोल होता है। यस यस सर, यस सर। तो उसका भी ये पार्शल जवाब है कि परिवार इस तरीके से गड़बड़ भी कर देता है कई बार। ये सर बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर, क्योंकि मैंने देखा है कई बार के लोग मुख्य धारा में आ जाते हैं और कई बार वो दोबारा से मतलब इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं। तो आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, उनसे टाइम टू टाइम अपना काउंसलिंग कराएं ताकि आप मुख्य धारा में बना रहें, और परिवार वालों को भी बिना डॉक्टर के पूछे उनकी दवाई, ऐसी इस तरीके के पेशेंट की दवाई नहीं बंद करना चाहिए। इस विषय में मैं एक बात अपने मन से एक और बताना चाहूँगा। जी जी सर, जी सर। काफ़ी सारे लोगों को जो मरीज के साथ आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब हवाई बीमारियां हैं और इसमें किसी भी तरीके की जांचों की या और किन्हीं प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए वे जांच करवाने से हिचकिचाते हैं या बहुत बहस करते हैं। अच्छा सर। लेकिन मानसिक बीमारियों के कारण शारीरिक भी हो सकते हैं। मानसिक बीमारियों जैसे लक्षण शारीरिक बीमारियों में भी होते हैं। इसीलिए इलाज शुरू करने से पहले और इलाज चालू करने के बाद एक स्पेसिफिक इंटरवल पे,
कभी कभी 2-2 महीने पे, कभी कभी 1-1 महीने पे विभिन्न प्रकार की जांचें करवानी पड़ती हैं। अच्छा, उससे इनिशियली ये पता लगता है कि जो बीमारी है वो किसी शारीरिक, यानी जो मानसिक रोग के लक्षण दिख रहे हैं वो किसी शारीरिक बीमारी की वजह से नहीं है। अच्छा, कई बार सर शारीरिक बीमारी के कारण भी मानसिक लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, किस तरह की सर लगभग बीमारी हो सकती है? लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां सबसे कॉमन उदाहरण है इसका, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज हुआ। अच्छा, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं। इनिशियली तो एंथुसियास्टिकली लोग अपना इलाज शुरू करते हैं, दवा कंट्रोल में रखती है शुगर को या बीपी को। फिर कुछ समय बाद लगने लगता है कि मैं समय पर दवा नहीं खाता, तब मुझे परेशानी होने लगती है। फिर ये रियलाइजेशन होता है कि मुझे तो रोज इंजेक्शन लगाना पड़ता है, मेरे इतने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं सब कुछ खा नहीं पाता। कुछ समय के बाद व्यक्ति फिर चिंतित हो जाता है कि मेरा आगे क्या होगा। फिर उसे पता चलता है कि यदि मैंने ठीक से दवा नहीं खाई तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ये सब सुन के वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। इस चक्कर में उसको डिप्रेशन भी हो जाता है। ये सर पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा होता है इस तरीके से। अनपढ़ों में भी होता है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी दवाई खा रहे हैं। अनपढ़ लोगों को, ये मतलब इलिटरेट पीपल अपन बोल सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो दवाई बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो गर्मी करती हैं, गर्म करती हैं दवाई, गर्म करती हैं। और उन्हें कई बार ऐसा लगने लगता है कि डॉक्टर के कहीं ना कहीं दवा कंपनियों के साथ में संबंध है, इसलिए ये ज़रूरत ना होते हुए भी, या हमें कहीं दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी ये हमको दवा खिलाया जा रहा है। हाँ, पर सर डॉक्टर का जो रोल है कि मैं अपने पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर सकूँ, तो मतलब डॉक्टर ये चाहता है कि मैं अपने पेशेंट को ठीक कर सकूं, जितना भी हो सके, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा ठीक, सही तरीके से ठीक करने की कोशिश करूं। यस सर, यस सर, यस सर। और कोशिश सफल होती है या नहीं वो तो समय ही बताता है। वो तो सर दोनों का रोल है, जितना सामाजिक रोल है उतना ही डॉक्टर का रोल है, उतना ही फैमिली मेम्बर्स का रोल है। और वो तीनों एक धारा में, एक जैसे एक रूट में अगर चलेंगे तो ही पेशेंट को बहुत जल्दी लाभ होगा, बहुत जल्दी ठीक होगा। या फिर सरकारी प्रयास सफल हो पाएंगे। हाँ। तो सरकार जो प्रयास कर रही है वो भी विफल हो जाएंगे।